बिल्कुल वेलकम, स्वागत। चलिए, तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। एक बार फटाफट अपने अपने दोस्तों को, मित्रों को, सगे संबंधियों को जरूर बता दो भाई। कर भला तो हो भला वाली कहावत है ना, वो चरितार्थ हो सके अच्छे से। वेरी गुड आफ्टरनून, वेलकम, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, स्वागत। चलिए, सब कुछ हो गया है। अब बात करते हैं आज यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 आज हम पढ़ने वाले हैं। और यूनिट नंबर 7 प्यारे बच्चों, आपको पता है जैसे कि यूनिट 7 है, यूनिट 8 है, यूनिट 9 है, यूनिट 10 है। ये ऐसे यूनिट्स हैं जिसमें से ज्यादातर क्वेश्चन, मतलब 9 और 10 तक क्वेश्चंस पूछ रहा है आपका एग्जामिनर। तो फिर क्यों नहीं इन यूनिट्स को हम बहुत बेहतर तरीके से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, कि कंसेप्ट को सीखें और फिर उसके बाद हम चलें। तो कंसेप्ट विद एमसीक्यू वाली क्लास ये हम लोग लेकर उपस्थित होते हैं। इससे पहले हम लोग 6 यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं और 6 यूनिट्स के साथ साथ आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर सुपर बैच भी मिल रहा है। अच्छे से आप पढ़ें, ठीक है। चलिए, गजब का क्वेश्चन है और इस गजब के क्वेश्चन को अभी देखने वाले हैं हम लोग, ठीक है ना। चलिए, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन यूनिट नंबर 7 का। निम्न में से बौद्धिक क्षमता DSM-5 और AAIDD की सही निदान त्रयी कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डायग्नोस्टिक ट्रायड ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? बताओ, गजब का क्वेश्चन है, आपको इसका सही आंसर देना है। जल्दी दे दो भैया। क्या होगा बेस्ट और राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स? गजब का क्वेश्चन है, कौन सही दे रहा है, जल्दी बता दो भाई। त्रयी पूछ रहा है ना, तो यहां पर 3 त्रयियों की बात कौन करता है? एक तो बौद्धिक कार्य प्रणाली, है ना, कार्य प्रणाली में कमी, प्लस अनुकूलनात्मक कार्य प्रणाली में कमी, प्लस विकासावधि में शुरुआत, या केवल IQ 70 से कम होना। 70 से कम होना तो मंद बुद्धि की पहचान है, ये तो हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं प्यारे मित्रों। उस केवल अनुकूलनात्मक ये भी गलत हो गया। जब आपसे त्रयी पूछ रहा है, जब आपसे करेक्ट डायग्नोस्टिक ट्रायड पूछ रहा है, तो त्रयी का मतलब हो गया 3 अवधारणाएं। पहली होती है कार्य प्रणाली में कमी, भैया कार्य प्रणाली की कमी होती है। दूसरी अनुकूलात्मक कार्य प्रणाली में कमी होती है। और तीसरी विकासावधि में शुरुआत होती है। उसी को DSM-5 से मेजर किया जाता है। जब हम बौद्धिक कार्य प्रणाली में कमी की बात करते हैं, तो जैसे तर्क करना, समस्या समाधान करना, योजना बनाना। कार्य प्रणाली में कमी का मतलब तर्क, समस्या समाधान आदि की कार्यप्रणाली में कमी का होना यहां पर पढ़ा जाता है। नंबर 2, अगर हम अनुकूलनात्मक कार्यप्रणाली की बात करते हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा सा सामाजिक और व्यवहारिक कौशल की कमी से होता है। अनुकूलनात्मक कार्यप्रणाली में सामाजिक और व्यवहारिक कौशल शामिल होते हैं। सामाजिक और प्लस व्यावहारिक कौशल शामिल होते हैं, ठीक है बेटा। और अगर हम विकासावधि में शुरुआत की बात करते हैं, तो सीधी बात है कि यहां पर बचपन से लेकर किशोरावस्था तक की अवस्था को काउंट किया जाता है। विकासावधि की बात करते हैं तो
बचपन से आपकी किशोरावस्था तक की एज को काउंट किया जाता है। इस प्रकार से ये तीन त्रयों की ट्रायड की बात की जाती है DSM-5 के अंतर्गत। ये तीनों शर्त पूरी हो तभी व्यक्ति को क्या होता है बेटा, वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत शामिल होता है। यानी अगर ये तीनों बातें शामिल हो तो ही ऐसी कंडीशन में वह बालक या व्यक्ति इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का यानी बौद्धिक अक्षमता का शिकार माना जाता है या उससे पीड़ित हुआ कहा जाता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? यहां पर आपको ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, ठीक है भाई। भाई सीधी सीधी सी बात है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिक्स मैनुअल डिसएबिलिटी या डिसऑर्डर यहां पर पढ़ा जाता है। ये DSM-5 मैंने आपको समझाया था, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स के रूप में मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। और AIDD की अगर हम बात करते हैं तो भैया ये सीधा सीधा सा अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज होता है ना। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल, हाँ सही है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज, DD डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है ना। AIDD, A फॉर अमेरिकन, A फॉर एसोसिएशन, I फॉर इंटेलेक्चुअल, D फॉर डेवलपमेंटल, D फॉर डिसऑर्डर या डिसेबिलिटीज, ठीक है बेटा, ऐसे पढ़ना चाहिए। चलो, तो ये क्लियर हो गया सभी का? ओके, गजब का क्वेश्चन था, आंसर A कर दो। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा, ये बहुत गजब का टॉपिक है, ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन आएगा आपका। फिर वापस अब इसकी पूरी डिटेल पढ़ लो भैया। DSM-5 और AIDD दोनों ही बौद्धिक अक्षमता के निदान के लिए तीन पहलुओं को जरूरी मानते हैं। अब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भैया बौद्धिक अक्षमता का संबंध DSM-5 या AIDD में किन किन तीन अवधारणाओं से होता है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा? बौद्धिक कार्य प्रणाली में कमी, जैसे तर्क, समस्या समाधान, योजना बनाना, निर्णय लेना आदि की जो कमी होती है। अनुकूलनात्मक कार्य प्रणाली में कमी का मतलब संकल्पना यानी संप्रत्य निर्माण, सामाजिक और व्यवहारिक कौशल इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं, ठीक है भाई। कोई गलती नहीं करना किसी भी प्रकार की, क्लियर है। चलो देखो बेटा, विकासावधि में शुरुआत बचपन से होती है और किशोरावस्था तक चलता है। यदि ये तीनों शर्तें पूरी हो तभी व्यक्ति को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के अंतर्गत रखा जाता है, वरना नहीं। बेटा बी क्यों गलत है? क्योंकि केवल IQ अंक को मानदंड पुरानी सोच है बेटा। IQ के आधार पर इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट को मापना, ये तो पुरानी सोच है ना, ये तो पुराना वाला ढर्रा हो गया। IQ कम होना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कई बार कम IQ वाले व्यक्ति अनुकूलनात्मक रूप से भी अच्छे कार्य कर लेते हैं। बहुत बार देखा जाता है ऐसा। IQ लेवल जिनका कम है, भाई ठीक बात है कि आइंस्टीन का IQ लेवल बहुत गजब का है, तो वो तो उसी लेवल का कार्य करेगा, लेकिन इसका मतलब जिनका IQ कम होता है ना, वो भी क्रिएटिव बन जाते हैं। कभी कभी तो मुझे वो दो बच्चे याद आते हैं जो 11th क्लास में, इंडिया के बच्चे 11th क्लास में विदाउट चेन की मैग्नेटिक साइकिल बना देते हैं, तो एक कम बड़ी बात है। तो यहां पर वही चीज है, केवल अनुकूलनात्मक कमी को आधार बनाना ये गलत बात हो गई, गलत है। क्योंकि बौद्धिक क्षमता और विकासकालीन शुरुआत भी उतनी जरूरी है, ठीक है ना भाई। यहां केवल ऑप्शन ए पूर्ण और सही है, इसलिए एक से अधिक उत्तर को हम कहना सही नहीं मानेंगे। अगला प्रश्न पढ़ो बेटा। DSM-5 के अनुसार बौद्धिक अक्षमता की गंभीरता का
निर्धारण। भाई किसकी? बौद्धिक अक्षमता की गंभीरता का निर्धारण मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? बताओ, केवल आईक्यू स्कोर की श्रेणियों के आधार पर, या संकल्पना, सामाजिक और व्यावहारिक क्षेत्रों में अनुकूलनात्मक कार्यप्रणाली के आधार पर, या न्यूरो इमेजिंग असामान्यताओं के आधार पर, या मानसिक रोग का पारिवारिक इतिहास के आधार पर? देखो, बड़ा सरल प्रश्न पूछा है, कितना आसान क्वेश्चन है और उसका उतना ही आसान आंसर भी है बेटा, ठीक है ना भाई? सिंपल सी कहानी है। यहां पर आंसर, अगर हम न्यूरो इमेजिंग असामान्यताओं की बात करते हैं तो असामान्यताएं निश्चित तौर पर बौद्धिक क्षमता की गंभीर निर्धारक नहीं हो सकती, ठीक है ना? अरे भाई, जब DSM-5 कहता है, क्या कहता है बेटा? DSM-5 कहता है, देखिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ चुके हैं, कोई गुंजाइश नहीं है। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है ना? ये इसकी फुल फॉर्म थी, तो इसको हम पढ़ चुके हैं। DSM-5 के अनुसार अगर कोई बौद्धिक अक्षमता की गंभीरता का पता करना है आपको, तो उसके लिए कौन सा आधार बेहतर होगा? तो बेटा संकल्पना निर्माण होगा, क्योंकि उसमें संकल्पना संप्रत्य निर्माण की कमी पाई जाएगी, 100% पाई जाएगी। सामाजिक और व्यावहारिक क्षेत्रों में उसका जो व्यवहार है वो अनुकूलित नहीं होगा, अनुकूलनात्मक कार्यप्रणाली के संदर्भ में उसके अंतर्गत कमी पाई जाएगी, ठीक है ना? तो इसीलिए वैसे भी बी आंसर परफेक्ट हो गया। केवल आईक्यू स्कोर कोई मानदंड, ये तो पुराना वाला ढर रहा है ना? और पारिवारिक इतिहास, नो, नेवर। चलिए, तो बी लॉक कर दो। देखो भाई, डिटेल पढ़ो। सही, DSM-5 में गंभीरता का निर्धारण इस बात से होता है कि व्यक्ति संकल्पनात्मक, अध्ययन, तर्क, भाषा, ठीक है, सामाजिक संबंध, संचार और व्यवहारिक में स्व देखभाल, धन प्रबंधन क्षेत्रों में कितना सक्षम है, यही शिक्षा और हस्तक्षेप की दिशा तय करता है बेटा। ठीक है, चलो, तो आईक्यू स्कोर केवल सहायक माप है, केवल हेल्प कर सकता है ऐसा नहीं है। DSM-5 ने इसे मुख्य मानदंड से हटा दिया है, ठीक है ना? क्योंकि समान आईक्यू वाले बच्चों का वास्तविक कार्य स्तर अलग हो सकता है। बहुत बार होता है आईक्यू लेवल समान है, लेकिन दोनों को कार्यप्रणाली का कार्य का अंदाज ही अलग है, बिल्कुल बहुत अलग होता है। तो इसीलिए इसको आधार नहीं मान सकते केवल आईक्यू, ठीक है, हटा दो। फिर दूसरा, न्यूरो इमेजिंग कारण समझने में मदद करता है। कारण समझने में मदद तो करता है, पर गंभीरता वाले मापक नहीं है, नेवर। पारिवारिक इतिहास जोखिम कारक हो सकता है, पर सिविरिटी निर्धारण इस पर नहीं होता, है ना? मतलब निर्धारक यहां पर हम पता नहीं कर सकते जो कि बौद्धिक अक्षमता को डिफाइन करते हो। बेटा बहुत प्यारा प्रश्न है ये, बी को लॉक करके चलो आगे। अगला प्रश्न पढ़ो भैया। देखो गजब का क्वेश्चन है ना? केस चलिए, 10 वर्षीय एक बच्चे में बौद्धिक अक्षमता की पुष्टि के लिए सबसे उपयुक्त संयोजन कौन सा है? बताओ। केवल विद्यालयी अंक और अभिभावक साक्षात्कार, केवल गैर शाब्दिक आईक्यू परीक्षण? देखो दोनों ही चीजें गलत हो गई। वैसे भी केवल लगा दिया है तो आसान बन गया क्वेश्चन। मानकीकृत बुद्धि परीक्षण, WISC यानी वेस्टलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन, प्लस अनुकूलनात्मक व्यवहार मापक यानी बिल्कुल विनलैंड, प्लस विकासात्मक अवधि का इतिहास, ये अभी अभी हमने डिस्कस कर लिया था। यानी ये त्रयी को डिफाइन करता है, तीनों को डिफाइन करता है, कोई डाउट नहीं है। आसान क्वेश्चन तो बहुत दमदार है, लेकिन उसका विकल्प आसान है। विकल्प आसान क्यों बनाया? क्योंकि आप अच्छे से समझ सको, एक एक चीज को समझ सको। यहां पर विकल्प को आसान बनाकर मुझे कंसेप्ट डिलीवरी करनी है, मुझे आपको कंसेप्ट तक लेकर जाना है। इसीलिए तो इस क्लास का नाम कंसेप्ट विद MCQ है, ठीक है? बहुत अद्भुत है ना? ए ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि अंक और साक्षात्कार उपयोगी संकेत देते हैं पर निर्णायक नहीं है, क्योंकि ये मानकीकृत नहीं है। अरे भैया, किसी को अंक, आजकल तो लोग चीटिंग करके भी अंक ज्यादा ले आते हैं, तो वो निर्धारक नहीं हो सकते, गलत बात है ना? आईक्यू परीक्षण अकेले पर्याप्त नहीं है, केवल आईक्यू परीक्षण
DSM-5 में एडेप्टिव फंक्शनिंग और विकासावधि का आरंभ भी जरूरी है, ये भी तो जरूरी है, इसलिए गलत हो गया। तो इसीलिए इसमें तीनों हैं, बुद्धि परीक्षण, अनुकूलन व्यवहार और मापन और विकासकालीन आरंभ, ये तीनों मिलकर सही निदान का आधार बनाते हैं। 100% सही हो गया आंसर, ठीक है ना। हाँ, शिक्षक की राय संदर्भ यानी कंसेप्चुअल लर्निंग प्रदान जरूर करती है, लेकिन वैज्ञानिक निदान के लिए अपर्याप्त है भैया, ठीक है ना, साइंटिफिक। चलो अगला प्रश्न पढ़ो। बौद्धिक अक्षमता के कारण और समय का कौन सा मिलान सही है? डाउन सिंड्रोम प्रसवोत्तर कारण, डाउन सिंड्रोम है ना, पोस्ट नेटल कॉज, या फिर गंभीर नवजात पीलिया यानी कर्नी टेरस, प्रसवकालीन प्रारंभिक प्रसवोत्तर जोखिम यानी सिंपल सीवियर नियोनेटल जॉन्डिस, ठीक है ना, बताओ। या फिर मात्र फेनेलिकल ट्यूलोर फेनिल कीटोन्यूरिया जो कि अनियंत्रित होता है ना, गर्भ पूर्व उपापचयी जोखिम बढ़ाता है, यानी मैटरनल जो पेनिकीटोन्यूरिया है वो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में होता है, ठीक है ना, प्री नेटल मेटाबॉलिक रिस्क के संदर्भ में, या फिर इनमें से एक से अधिक। ये फुली साइंस वाला क्वेश्चन है, बताइए कौन सा यहां पर मिलान सही है, पूछा है। देखो बेटा, यहां पर गजब का क्वेश्चन है ये, कारण और समय का कौन सा मिलान सही है। देखो बेटा, डाउन सिंड्रोम प्रसवोत्तर कारण है क्या? नहीं है। हेंस सेली ने बताया था, आपको पता ही होगा कि डाउन सिंड्रोम गुणसूत्रीय विकार है और ये गर्भ से पहले का कारण है, बाद का नहीं है। डाउन सिंड्रोम जो है वो गर्भ से पूर्व का कारण हो सकता है, क्योंकि ये एक गुणसूत्रीय विकार है, गुणसूत्रीय विकार है। हेंस सेली के अनुसार, यू नो, एक गुणसूत्रीय विकार है हेंस सेली के अनुसार, लेकिन ये प्रसव से पूर्व होता है, ये प्री नेटल कॉज है ना कि पोस्ट नेटल कॉज, इसीलिए ये गलत है। अब देखो भैया बाकी, गंभीर नवजात पीलिया, कार्निक टेरस यानी प्रसवकालीन प्रारंभिक प्रसवोत्तर जोखिम है क्या? 100%। आपने देखा होगा दुनिया के बहुत सारे बच्चे जो नवजात शिशु होते हैं ना, उनको भैया प्रसव काल यानी जब उनका प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान उस छोटे बेबी को पीलिया होने की शिकायत, उसका जोखिम, उसका खतरा बहुत रहता है। और ऐसा कहते हैं डॉक्टर्स कि 90% बच्चों को पीलिया होता है, 90% बच्चों को पीलिया होता है। तो यार ये मेल तो सही खा रहा है कि गंभीर नवजात पीलिया, हाँ, जिसको हम लोग कर्निक टेरस के नाम से पढ़ते हैं, वो प्रसवकालीन प्रारंभिक प्रसवोत्तर जोखिम है क्या? यानी प्रसव के उपरांत जोखिम है क्या? अधिकांश बच्चों में, 90% बच्चों में पाया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद मात्र फेनिलकीटोनूरिया यानी अनियंत्रित गर्भ पूर्व उपापचयी जोखिम होता है क्या? मेटाबॉलिक रिस्क रहता है क्या गर्भ से पहले? बिल्कुल, बच्चे के जन्म से पहले माँ के पेट में, उदर में कुछ ऐसे मेटाबॉलिक रिस्क होते हैं जो कि निश्चित तौर पर देखे जाते हैं, यानी क्यों ऐसा माना जाता है कि मात्र का जो गर्भपूर्व उपापचयी जो कारण होते हैं, जो भ्रूण को, जो उसके मां के पेट में पल रहे उस भ्रूण को क्या कर सकते हैं? प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए ये आंसर भी सही है। तो फिर जब बी और सी दोनों सही हैं, बी एंड सी सही है, तो फिर उत्तर डी माना जाएगा ना। एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक उत्तर।
डी पर जाना पड़ेगा। भैया एक बात बताओ, बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो ऐसी सिचुएशन में बहुत सारी चीजों को खाने पर पाबंदी होती है कि तुम ये नहीं खाओ, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, वरना तो भ्रूण प्रभावित होता है उससे, है ना, वो डैमेज हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। इवन हमारे यहाँ पर तो ऐसा भी कहते हैं कि भाई ये खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, ठीक है ना। तो बहुत सारे प्रयास करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, उपापचयी जोखिम उसमें रहता है गर्भ से पहले। ठीक है, चलो देखो भाई, हाँ ये रहा, ये गलत है। डाउन सिंड्रोम हैंसेली के अनुसार एक गुणसूत्रीय विकार है, बिल्कुल ठीक है। गर्भ पूर्व प्री नेटल कारण होते हैं लेकिन प्रसवोत्तर नहीं होते, यही तो बात समझा रही थे मैं। चलो देखो, सही है, क्योंकि कार्निटेरस प्रसवकालीन प्रारंभिक प्रसवोत्तर कारण है, ये कार्निक टेरस, ठीक है ना, जो मस्तिष्क क्षति कर सकता है, जो मस्तिष्क की क्षति कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मात्र पीकेयू गर्भ पूर्व उपापचयी कारण है जो भ्रूण को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है। इसलिए क्योंकि बी और सी दोनों ही सही है तो हमको डी विकल्प चुनना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखो, बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए कौन सा शैक्षिक सिद्धांत सर्वाधिक उपयुक्त माना जाएगा? जो कि बौद्धिक यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चे जो होते हैं ना भैया, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, विच एजुकेशनल प्रिंसिपल इज कंसिडर्ड मोस्ट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी? केवल विशेष विद्यालयों में पृथक्करण, गलत हो गया है। समावेशी शिक्षा सहयोग सेवाओं के साथ, केवल घर आधारित अनौपचारिक शिक्षा, गलत हो गया। 18 वर्ष की आयु के बाद व्यावसायिक शिक्षा, बताओ क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग? गजब का क्वेश्चन है भाई, सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर भी सिंपल है। अच्छा एक बात बताओ, तो यहां पर केवल 18 दे दिया ना, यहां पर भी केवल दे दिया और यहां पर भी केवल दे दिया, तो उत्तर तो वैसे ही मिल गया आपको कि भैया। और वैसे भी एक बात बताओ, जो बौद्धिक रूप से असामान्य है ना, जिनका आईक्यू थोड़ा कम ज्यादा है, ऊपर नीचे है, तो भी उनको आप अपने बाकी बच्चों के साथ ही बिठाकर समान रूप से बिना किसी भेद की शिक्षा आप प्रदान करेंगे तो निश्चित तौर पर क्या होगा कि वो बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए बहुत लाभदायी होगा, फलप्रद होगा, और वो अपने आप को हीन भावना का शिकार होने से बचा पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमारा उत्तर बी बन जाता है। चलो देखो, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चों को सामान्य विद्यालयों में सहयोग सेवाओं, सामान्य विद्यालयों में है ना, रिसोर्स टीचर टीचिंग, स्पेशल एजुकेटर्स असिस्टिव डिवाइसेस के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, इससे सामाजिक एकीकरण और समान अवसर बढ़ते हैं। यार एक बात बताओ भाई, सीधी सी बात है, बच्चों में एकीकरण बढ़ता है।
देखिएगा, तो क्लियर हो गया। देखिए यहां पर पृथक विशेष विद्यालय अब प्राथमिक विकल्प नहीं माने जाते। यार एक बात बताओ, ये सामाजिक अलगाव बढ़ाते हैं, है ना। अगर आप उन बच्चों के लिए अलग से विद्यालय की बात करते हो तो भैया उनमें हीन भावना का शिकार हो जाएंगे, वो समाज से अलग थलग हो जाएंगे। जो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हैं तो वो अपने आप को कमजोर, हीन, बेकार, व्यर्थ, बुरा समझने लग जाएंगे। गलत तरीका है, ठीक है। क्या है? गलत तरीका है। अच्छा, घर आधारित शिक्षा सहायक हो सकती है, घर पर दी जाती है वो शिक्षा सहायक हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये अकेले पर्याप्त नहीं है और सामाजिक कौशल की कमी रह जाती है। भाई सिंपल सी बात है ना। सोशल स्किल्स डेवलप नहीं हो पाती। व्यवसायिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है जरूर जिंदगी पर वह केवल 18 वर्ष के बाद तक सीमित रखना अनुचित है, 18 से पहले पॉसिबल नहीं है। अरे भाई व्यवसायिक, ठीक है ना। चलो बी को लॉक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। कौन सा समुच्चय डीएसएम 5 के अनुसार एएसडी के मूल मानदंडों को सबसे सही दर्शाता है? बताओ। केवल सामाजिक संप्रेषण में कमी, केवल सीमाबद्ध व आवर्ती व्यवहार, या विभिन्न प्रसंगों में सामाजिक संप्रेषण में कमी और व्यवहार रुचियों संविदाओं के सीमाबद्ध आवृत्ति प्रतिरूप, या उपरोक्त में से एक से अधिक? गजब का प्रश्न पूछा है। सिंपल सी कहानी है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये पढ़ाया था मैंने आपको। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, जिसे फुल फॉर्म एएसडी कहते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? एएसडी। हाँ बताओ, एएसडी के मूल मानदंडों को सबसे सही दर्शाता है। अब आपको मैंने बताया था ऑटिज्म, ऑटिज्म का मतलब होता है स्वलीनता, और स्वलीनता का मतलब होता है जो समाज से दूर रहता है, जो समाज से अलग थलग रहता है, जिसे अकेला रहना पसंद है। तो इसका मतलब विभिन्न प्रसंगों में सामाजिक संप्रेषण में कमी, यानी समाज के साथ बातचीत करने में उसे क्या होता है? कमी होती है। और व्यवहार रुचियों में संवेदिताओं के सीमाबद्ध आवृत्ति प्रतिरूप देखे जाते हैं। बिल्कुल 100% सही उत्तर हो जाएगा, कहीं कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि प्रश्न का मतलब यही है और उसका सेंस भी यही निकलता है। बिल्कुल परफेक्ट है। तो डीएसएम 5 बताता है ये, ठीक है ना, कि एएसडी की मूल मानदंडों की सबसे सही व्याख्या आपकी यही होगी। वैसे भी यहां पर केवल सामाजिक संप्रेषण में कमी, अच्छा सामाजिक संप्रेषण में कमी तो होती है, ऐसा नहीं होती, लेकिन सीमाबद्ध व आवृत्ति व्यवहार में भी कमी होती है। इसीलिए प्यारे बच्चों ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो इन दोनों में केवल लगा दिया इसलिए गलत हो गया, और इन दोनों को मिलाकर यहां पर लिख दिया इसलिए सी सही हो गया। आगे पढ़ो भाई। एएसडी में दोनों घटक साथ उपस्थित होते हैं। प्रसंगों में फैली सामाजिक संप्रेषण की कमी होती है तथा सीमाबद्ध आवृत्ति प्रतिरूप रुचियां, क्रियाएं, संवेदी विशिष्टताएं, यही समग्रता सटीक निदान कराती हैं। इसलिए सच बात है ये, ठीक है ना। अच्छा, सिर्फ आवृत्ति सीमाबद्ध ये गलत हो गया, सिर्फ सामाजिक संप्रेषण की कमी ये भी गलत हो गया, ठीक है ना भाई। निश्चित बात है, मैंने आपको कितनी बार समझाया है, ये एएसडी का संबंध उन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, चिंतकों, विचारकों से होता है जो अपनी लय में, अपनी धुन में एकांत प्रिय तरीके से एक निश्चित सीमा के अंतर्गत अपने आप को कार्य प्रणाली की आवृत्ति और पुनरावृत्ति पर फोकस करते हैं, ठीक है ना। उनकी बात यहां पर की जाती है। चलिएगा।
ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? सी परफेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो। हाँ भाई, कौन सा उपकरण 16 to 13 माह के शिशुओं में एएसडी की स्क्रीनिंग हेतु प्रमुख रूप से प्रयुक्त होता है, न कि अंतिम निदान हेतु? बताओ। एमचेट आरएफ, एडोस2, WAIS4 यानी बुद्धि परीक्षण, या फिर जिसे WAIS4 कहते हैं इंटेलिजेंस टेस्ट। पता है किसने दिया था? वेस्लर ने दिया था। ओके, और CBCL व्यवहार जांच सूची, है ना, कॉग्निटिव बिहेवियर। हाँ बिल्कुल, बता दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन है जबरदस्त प्रश्न। भाई एएसडी जो है ना, वो आपको कैसा पता ही है? आपको क्या दिखाता है ये कौन सा उपकरण 16 to 13 माह के शिशुओं में एएसडी की स्क्रीनिंग हेतु प्रमुख रूप से प्रयुक्त होता है, न कि अंतिम निदान हेतु? भैया एमचेट आरएफ होता है। एमचेट आरएफ कौन सा होता है? क्योंकि इसका संबंध बेटा भाई अभिभावक आधारित प्रश्नावली से होता है, जहां पर आपको पता है, जहां पर माता पिता या उसके बच्चे के जो अभिभावक होते हैं वो बच्चों से क्या करते हैं? क्वेश्चनिंग करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, और ऐसी उस प्रश्नावली के अंतर्गत बच्चा उनकी इमेजेज को, उनके प्रश्न पूछने के अंदाज को क्या करता है? उसका इमेज खींचता जाता है, अपने मस्तिष्क में उस सूचना को भरता जाता है, और वैसा ही वो रिप्लाई करता जाता है। एक छोटे बच्चे की तरकीब से पढ़ते हैं अपन, तो उसे कहते हैं एमचेट आरएफ। क्या कहते हैं? एमचेट आरएफ, न कि अंतिम निदान। ये कोई अंतिम निदान नहीं है, ठीक है ना। चलो देखो भाई, सही, ए सही है। एमचेट आरएफ अभिभावक आधारित, ये रहा अभिभावक आधारित एक प्रश्नावली है जो प्रारंभिक जोखिम छटाई के लिए, है ना, जो स्टार्टिंग की जोखिम छटाई के लिए बनाई गई है। प्रारंभिक जोखिम छटाई कौन सा? बिल्कुल, जैसे पीलिया आदि के लिए। यह सकारात्मक आने पर आगे विस्तृत मूल्यांकन की ओर संकेत देती है। जैसे वो प्रारंभिक जोखिम छटाई में आपका एक तो पीलिया आ जाता है, उसकी छटाई के लिए अगर वो सकारात्मक है, प्रॉपर है, तो फिर उसको आगे आने विस्तृत मूल्यांकन की ओर संकेत देती है। तो फिर उसका व्यापक मूल्यांकन जांच की जाती है कि भाई किस लेवल का है, किस टाइप का है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या उसके इम्पैक्ट्स हो सकते हैं, उसके संदर्भ में यहां पर इसको यूज किया जाता है, एमचेट आरएफ को। ठीक है। एडोस2 को, ये प्रेक्षण आधारित है ना, ये अवलोकन आधारित विस्तृत मूल्यांकन और निदान में सहायक होता है, लेकिन ये अवलोकन आधारित है, ध्यान रखना। यह केवल स्क्रीनिंग उपकरण नहीं है, ठीक है ना। यह बुद्धि आकलन हेतु है, एएसडी की प्रारंभिक स्क्रीनिंग का उपकरण नहीं है, क्योंकि ये तो बुद्धि के आकलन के लिए यूज किया जाता है, और व्यवहार का व्यापक चित्र देता है, किंतु एएसडी स्पेसिफिक स्क्रीनिंग हेतु मुख्य साधन नहीं माना जाता। ठीक है बेटा, इसलिए उत्तर ए ही राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखो भाई, एएसडी की ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की संज्ञानात्मक व्याख्याओं को सबसे उपयुक्त रूप से कौन सा कथन दर्शाता है? भाई एएसडी की स्वलीनता स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं, और कौन सबसे अधिक ढंग से दर्शाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। केवल कमजोर केंद्रीय एकीकरण ही एएसडी समझा देता है? भाई कमजोर एक केंद्रीय एकीकरण तो होता है, लेकिन क्या वही समझा सकता है? क्या नहीं, गलत बात हो गया। केवल कार्यकारी नियंत्रण दुर्बलता ही पर्याप्त है? नहीं, पर्याप्त नहीं हो सकता, ये पर्याप्त अकेला नहीं हो सकता। केवल मानस सिद्धांत दुर्बलता ही पर्याप्त है तो सही है भी, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसीलिए हाँ, बहुविध तंत्र, इसमें बहुत सारे तंत्र, बहुविध तंत्र के साथ साथ उपस्थित होकर विविधता की संयुक्त व्याख्या कर सकते हैं, जिसमें मानस सिद्धांत आ गया, केंद्रीय एकीकरण आ गया,
और कार्यकारी नियंत्रण आ गया। मतलब ये तीनों जिसमें शामिल होते हैं वही एएसडी का कंसेप्ट बन जाता है। आंसर डी परफेक्ट हो गया। देखो भाई, एएसडी विषम लैंगिक हेटोरोजीनियस प्रस्तुति दिखाता है ना? क्या? विषम लैंगिक, ठीक है ना? अतः कई संज्ञानात्मक तंत्र परस्पर जुड़कर समग्र व्याख्या देते हैं। यही सबसे यथार्थवादी दृष्टिकोण है, अदरवाइज नहीं। भाई, केंद्रीय एकीकरण की दुर्बलता कुछ समझाती है यार, जब व्यक्ति अपने आप में खोया रहता है, अकेलेपन में खोया रहता है ना, जैसे वैज्ञानिक जब कोई रिसर्च करते हैं, जब किसी चीज का इन्वेंशन आविष्कार करते हैं, तो अपने एकीकरण सिद्धांत को फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं करते, है ना? लेकिन एकीकरण की दुर्बलता कुछ लक्षण समझाती है। विस्तृत टुकड़ों पर अतिशय ध्यान, कई बार बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हैं, तो बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं उनकी, एक ही तरफ लगा देते हैं, है ना? कार्यकारी नियंत्रण की कठिनाइयां, लचीलापन, अवरोधन महत्वपूर्ण है, ठीक है? इसी प्रकार मानसिक अवस्थाओं का निरूपण दो सामाजिक कठिनाइयों का प्रमुख आधार हो सकता है। अच्छा प्रश्न है भाई, इसको पढ़ लेना अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, मूल लक्षणों हेतु किस दृष्टिकोण का नन्हे बच्चों में एएसडी के मूल लक्षण, बच्चे कैसे हैं भैया? नन्हे बच्चे। और एएसडी के लक्षणों हेतु किस दृष्टिकोण का साक्ष्य आधार सबसे मजबूत माना जाता है? बताओ कौन सी दृष्टिकोण का साक्ष्य आधार अच्छा माना जाएगा? सामाजिक संप्रेषण सुधार हेतु रिस्पेरिडोन, या फिर संप्रेषण और आवृत्ति व्यवहार को लक्षित करने वाले आरंभिक गहन व्यवहार और विकासात्मक कार्यक्रम जैसे एबीए, एनडीबीआई, या फिर क्लेसन चिकित्सा, या केवल आहार हेरफेर? भाई, ऑप्शन इजी बनाने से क्वेश्चन इजी नहीं बन रहा है। नो डाउट कि ऑप्शन बहुत आसान है कि भाई बी आंसर आएगा, ये हमको पता चल गया। क्यों? क्योंकि इसमें संप्रेषण भी आ गया और इसमें आवृत्ति व्यवहार भी आ गया। इन दोनों को ही तो लक्षित करता है हमारा एएसडी। सिंपल सी बात है। अरे भैया, जहां पर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आ जाए, एएसडी आ जाए, तो खोपड़ी में सेट कर लो, वो संप्रेषण को टारगेट करेगा और आवृत्ति व्यवहार को तो टारगेट करेगा ही करेगा। ये दोनों तो तय है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है? आरंभिक गहन व्यवहार और विकासात्मक कार्यक्रमों को टारगेट करता है, बिल्कुल करता है। तो ये तो आसान क्वेश्चन हो गया, इजी हो गया, बी को लॉक कर दो। देखो भाई, देखो, आरंभिक और गहन व्यवहारवादी विकासात्मक कार्यक्रम, एबीए, प्राकृतिक विकासात्मक व्यवहारात्मक पद्धतियां, भाषा, संयुक्त ध्यान, सामाजिक प्रतिउत्तर, आवृत्ति प्रतिरूपों पर सार्थक प्रभाव दिखाते हैं। कोई डाउट नहीं है भैया, हम लोग समाज से अलग थलग होकर जब एकांत प्रियता के रूप में या फिर अकेले जिस कार्य प्रणाली को करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो हमारे सामाजिक व्यवहार को प्रभावित करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि लोग हमें असामाजिक कहने लग जाएंगे, फिर ऐसा ही होता है। तो इसमें विकास पर, व्यवहारिक पद्धतियों पर सभी प्रभावित जरूर होती हैं। इवन आपका संयुक्त ध्यान भी होता है, सामाजिक प्रतिउत्तर भी होता है, सब प्रभावित होते हैं, ठीक है ना? हाँ, अच्छा, रिस्पेरिडोन, चिड़चिड़ेपन, आक्रोश, अब इसको नोट कर लो। रिस्पेरिडोन का मतलब चिड़चिड़ापन और आक्रोश जैसे सहलक्षणों में सहायक हो सकता है, पर मूल सामाजिक संप्रेषण कठिनाइयों पर का प्राथमिक उपचार नहीं है, क्योंकि हमें तो सामाजिक संप्रेषण की कठिनाई देखना है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, किलेसन थेरेपी जो है, किलेसन का लाभ प्रमाणित नहीं है और जोखिम महत्वपूर्ण है, इसे अनुशंसित नहीं किया जा सकता, है ना? ये तो बिल्कुल इसके संदर्भ में यूज ही नहीं होता। केवल आहार परिवर्तन से मूल सामाजिक संप्रेषण की कमी सिद्ध रूप से नहीं सुधरती, खाने पीने, आपके खान पान से थोड़ी सुधर सकती है, नहीं, व्यक्तिगत संवेदनशीलताओं में सीमित उपयोगिता हो सकती है, ठीक है ना? चलो भैया, ये तो व्यक्तिगत, यार एक बात बताओ, हमारे खान पान परिवर्तन से हमारी मूल सामाजिक जो अवधारणाएं हैं वो सुधर सकती हैं क्या? कभी नहीं सुधर सकती। इससे हमारे व्यक्तिगत हित और उन कंसेप्ट्स को, उन अवधारणाओं को देखा जा सकता है जो हमारी पर्सनल है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखो,
ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। सोशल प्रैग्मेटिक यानी कम्युनिकेशन डिसऑर्डर एसपीसीडी की तुलना में एएसडी की पहचान किस विशेषता से सबसे स्पष्ट होती है? भैया, सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, सोशल एस सोशल प्रैग्मेटिक कम्युनिकेशन डिसऑर्डर की तुलना में स्पेक्ट्रम, है ना? बिल्कुल बोलो। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बिल्कुल 100% मिलेगा। इसकी थ्योरी है, सबकी थ्योरी है, पढ़ो आप, डोंट वरी, ऐसा नहीं है। प्रतिबंधित आवृत्ति व्यवहार के बिना प्रैग्मेटिक भाषा की कमी 10 वर्ष के बाद के आरंभ होती है, या सामाजिक संप्रेषणीय कमी के साथ सीमाबद्ध आवृत्ति व्यवहार व संवेदी विषमताएं, केवल बौद्धिक अक्षमता पर्याप्त। अभी जस्ट पढ़ाया था, कुछ देर पहले ही पढ़ाया था। आंसर आसान है, आपसे पूछ रहा है भैया एसपीसीडी की तुलना में एएसडी की पहचान। एएसडी की पहचान तो हम पहले से ही जानते हैं भैया, सामाजिक संप्रेषण में कमी होती है और सीमाबद्ध आवृत्ति व्यवहार जो है वो 100% परिलक्षित होता है, इसलिए आसान क्वेश्चन है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल घबराओ मत, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उससे गवर्नमेंट को पैसा ही मिलता है। चलो अगला देखो, एएसडी में सामाजिक संप्रेषण की कमी 100% होती है, के साथ सीमाबद्ध आवृत्ति प्रतिरूप और संवेद विशिष्टताएं स्पष्ट मिलती हैं। यही एसपीसीडी से भेद का निर्णायक है, यही एसपीसीडी से भेद का निर्णायक। सर इस पीडीएफ के साथ दे दीजिएगा, हाँ क्लास के साथ ही पीडीएफ, ओके 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 डन। यह तो एसपीसीडी का संकेत है जहां व्यवहार के सीमाबद्ध आवृत्ति प्रतिरूप अनुपस्थित रहते हैं, ठीक है ना? ये जहां पर अनुपस्थित है वहां पर एसपीसीडी है। एएसडी विकास अवधि में प्रारंभ दिखाता है, देर से आरंभ का कथन निदान के विपरीत होता है। केवल बौद्धिक अक्षमता से एएसडी का निदान नहीं होता, अलग नैदानिक मानदंड जरूरी होते हैं, ठीक है ना? आसान है। अरे भैया, अरे भैया, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल डिसएबिलिटी, डीएसएम डायग्नोस्टिक स्टैटिकल एवं मैनुअल डिसएबिलिटी या डेवलपमेंटल डिसएबिलिटी, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है ना? तो यही डीएसएम का फुल फॉर्म होता है। चलो, ये एक मापक विधि है, एक तरीका है बेटा, ये डायग्नोस्टिक मेथड है। सी लॉक कर दो, ये पढ़ा दिया है पूरा अच्छे से। चलिए, डीएसएम 5 के अनुसार, ये आपके सिलेबस में है, ध्यान रखना, के अनुसार एडीएचडी अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के निदान की आवश्यकताओं को कौन सा कथन सबसे अच्छे दर्शाता है? अब एडीएचडी आपको पता ही है, बहुत अच्छे से जानते हैं, इसमें ध्यान का अभाव होता है, अति सक्रियता विकार होता है, दो चीजें होती है बस, और कुछ नहीं है। 12 वर्ष की आयु से पहले लक्षणों की शुरुआत और कम से कम 2 या अधिक परिवेशों सेटिंग्स में हानि दुष्प्रभाव, या फिर केवल 7 वर्ष से पहले शुरुआत, एक ही परिवेश परिवर्त, केवल शिक्षक की राय से निदान हो सकता है, या अधिक निदान से बच्चे के लिए 12 वर्ष के बाद ही लक्षणों की शुरुआत अनिवार्य है। आसान ऑप्शन बन गया एडीएचडी। भैया 12 वर्ष की आयु से पहले लक्षणों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इससे पहले बच्चों में ध्यान का अभाव होता है
और ज्यादा उठा पटक, उछल कूद, मारना पीटना, तोड़ना फोड़ना, ये सारी चीजें यहां पर देखी जाती हैं। और कम से कम 2 या अधिक परिवेश सेटिंग्स में हानि और दुष्प्रभाव दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाता है, ठीक है ना, 100% दिखाता है। चलिए, और वैसे भी यहां पर केवल 7 वर्ष से कम, गलत, से पहले शुरुआत है ना, केवल शिक्षक की राय से निदान कभी नहीं होता। अधिक निदान से बचने के लिए 12 वर्ष के बाद, से बचने के लिए नहीं होता। देखो भैया, ए आंसर हो गया। एडीएचडी में निदान हेतु लक्षणों का आरंभ बचपन में 12 वर्ष से पहले होना चाहिए। लक्षणों का आरंभ, ध्यान रखना, ये लक्षण 12 वर्ष से पहले शुरू होते हैं एडीएचडी के। अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अवधान न्यूनता एवं अति सक्रियता विकार, इसका हिंदी नेम है बेटा, ठीक है बच्चे, तो दिक्कत कोई नहीं है, आसान है। चलो आगे पढ़ो। और कार्यात्मक हानि 2 या अधिक परिवेशों, घर, स्कूल, सहकर्मी समूह में दिखनी चाहिए। यानी कार्यात्मक हानि का मतलब है स्कूल सामग्री को नुकसान पहुंचाना, छोटे भाई बहनों को मारना पीटना, ऐसी एक्टिविटीज दिखाई देती हैं इसके अंदर, देती है, ठीक है भैया। इससे परिस्थिति विशेष प्रभाव के बजाय व्यापकता सिद्ध होती है, 100% होती है, किसी परिस्थिति विशेष में नहीं। अरे वो सब जगह ऐसा ही करते हैं जो एडीएचडी के शिकार होते हैं, एडीएचडी से पीड़ित होते हैं, ठीक है। 7 वर्ष की सीमा पुराने मानकों से जुड़ी थी, पहले इसी को पढ़ा जाता था। वर्तमान ढांचे में 12 वर्ष तक स्वीकार है और एक सेटिंग पर्याप्त नहीं है, है ना, एक से अधिक परिस्थितियां हो सकती हैं। बहुस्रोत अभिभावक शिक्षक स्वयं रिपोर्ट क्लिनिकल से साक्ष्य अपेक्षित तो हैं, एकल स्रोत निदान के लिए अपर्याप्त है। 12 वर्ष के बाद शुरुआत कहना मानक के विपरीत है, उल्टा हो गया। मानक तो 12 तक है, पहले तो 7 वर्ष तक ही हुआ करता था, आजकल इसको चेंज कर दिया है, ठीक है बेटा। एडीएचडी के मापन के लिए एडीएचडी के साथ सबसे स्थिर रूप से कौन सा तंत्रिका संज्ञानात्मक प्रतिरूप जुड़ा पाया जाता है? कौन सा? बेहतर सतत ध्यान, अति अल्प उतार चढ़ाव, या प्रतिक्रिया निरोध तथा कार्य स्मृति में कमी, साथ में व्यक्ति विशिष्ट प्रदर्शन में अधिक उतार चढ़ाव। ये रहा ना भैया, व्यक्ति विशिष्ट प्रदर्शन में ज्यादा उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, उठापटक, और कार्य स्मृति में कमी, है ना, प्रतिक्रिया निरोध, दोनों हो गया, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है भाई। विघटन होता नहीं है, विघटन इसके अंदर शामिल नहीं होता है, विघटन नहीं होता भाषा का, दृश्य स्थानिक उपेक्षा भी कभी नहीं होती इसके अंदर, ठीक है, बी परफेक्ट हो गया है। अच्छा, अगर बेहतर सतत ध्यान होता, देखो वर्ड पर जाओ, अगर सतत ध्यान ही होता तो फिर ध्यान अभाव कहां से होता? अगर आप मेरी क्लास को ध्यान से पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। चलो देखो, तो फिर बी आंसर हो गया। निरोधक नियंत्रण, एबिंगहश, अच्छा, इनहिबिशन व कार्य स्मृति की कठिनाइयां तथा एक ही व्यक्ति के प्रदर्शन में समय समय पर अधिक बदलाव, ये देखे जाते हैं ना, ये एडीएचडी का विशिष्ट संज्ञानात्मक हस्ताक्षर या हस्तांतरण माना जाता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि बच्चे, इस एडीएचडी से पीड़ित जो बच्चे होते हैं, अगर आप उन्हें किसी कार्य प्रणाली, किसी व्यवहार, किसी अवधारणा के अंतर्गत, किसी विषय वस्तु के अंतर्गत संलग्न करना चाहें, लगाना चाहें, इन्वॉल्व करना चाहें, तो वो नहीं हो पाते हैं। और जब, एक बात बताइए, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं मान लीजिए, और आप पढ़ते पढ़ते, पढ़ने की तुलना में आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह ज्यादा है,
तो ऐसी स्थिति में यहां पर आप वो काम जो आपको पढ़ाई का करना था वो नहीं कर पाएंगे। सर इसका थ्योरी किस नाम से है? ये DSM-5, ASM-5, ये सारे पढ़ा रखे हैं, डिसऑर्डर्स, डिसेबिलिटीज, सब कुछ डिस्कस कर रखा है। ADHD में आमतौर पर सतत ध्यान में कठिनाई होती है, वहां पर सरलता दे दी। प्रदर्शन की अस्थिरता देखी जाती है, बिल्कुल देखी जाती है। भाषा विकार सहरुग्ण हो सकता है, हो सकता है, पर ADHD की मुख्य संज्ञानात्मक जड़ नहीं है। दृश्य स्थानिक उपेक्षा प्राय अन्य तंत्रिका अवस्थाओं से जुड़ी हो सकती है। ADHD की परिभाषा भैया, ADHD में तो ध्यान का अभाव होगा और अति सक्रियता विकार होगा, दो ही प्रकार के विकार होते हैं इसमें, बाकी को दिमाग से निकालो। ठीक है, चलो देखो, निम्न में से कौन सी स्थिति ADHD के बजाय किसी अन्य रोग स्थिति की ओर अधिक प्रबल संकेत देती है? यह अच्छा प्रश्न है। ठीक है, कक्षा में अति चंचलता और अधिक बोलना, घर पर भी समान लक्षण। हाँ, कल्पनाशीलता, कार्य पूर्ण करने में धीमापन, कई विषयों में अव्यवस्था, चिंता प्रधान असावधानी, चिंता घटाने पर ध्यान बेहतर, बार बार क्षणिक घूरना, टकटकी लगाना, अचानक रुकना, जागरूकता का अभाव, शीघ्र सामान्य, ईजी में 3 हर्ट्ज स्पाइक वेव। धमाका प्रश्न है, इसको तो मोस्ट लगाना पड़ेगा। प्रश्न क्या पूछा है, पहले वो पढ़ना सीखो। निम्न में से कौन सी स्थिति ADHD के बजाय किसी अन्य रोग स्थिति की ओर अधिक प्रबल संकेत देती है? ADHD नहीं पूछ रहा है, प्रश्न पढ़ लो ध्यान से। अरे जिन्होंने प्रश्न को ध्यान से पढ़ लिया ना, जीत उनकी होती है। यहां पर एक बात बताओ भैया, ADHD में अति चंचलता होती है, ADHD पूछा ही नहीं, हटा दो इसको। कल्पनाशीलता, कार्य पूर्ण करने में धीमापन, कई विषयों की अव्यवस्था होती है, ADHD का संकेत है। चिंता प्रधान असावधानी, चिंता घटने पर ध्यान बेहतर। हाँ, चिंता प्रधान असावधानी इसी के अंदर तो होती है, लेकिन बार बार क्षणिक घूरना, टकटकी लगाकर देखना, ये तो कैटाटोनिया होता है, टकटकी लगाकर देखना, घूरना, इसको तो कैटाटोनिया के नाम से पढ़ा जाता है। ठीक है बेटा, तो ये ही आंसर हो जाएगा, ये हमारे इसका एग्जाम्पल नहीं है। देखो भैया, क्षणिक टकटकी, जागरूकता का टूटना और विशिष्ट EEG तरंगे एब्सेंस दौरे का संकेत होते हैं। किसका? एब्सेंस दौरे का। यह प्राथमिक रूप से मिर्गी विकार है। ये कौन सा है? मिर्गी विकार है, ADHD नहीं है। बहुपरिवेश स्कूल व घर में चंचलता ADHD की विशिष्टता का समर्थन देती है, ये ADHD है। गलत, यह अन्य मनुष्य इनअटेंटिव प्रस्तुति के अनुरूप है, ADHD से मेल खाता है, और यह भी ADHD से स्पष्ट भेद नहीं करता है। चिंता के साथ असावधानी होता है, इसलिए तो D ऑप्शन राइट हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन पूछा था, ADHD नहीं पूछा, अन्य पूछा है। विद्यालय आयु के ADHD में लक्षणों व कार्यक्षमता दोनों को बेहतर करने के लिए कौन सा कथन सबसे अच्छा व्यवहार दृष्टि दर्शाता है? यह अच्छा प्रश्न है। अब देखो, ऐसे टेक्निकल लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस अच्छे से करना है, बस आसानी से सवाल सही हो जाता है, पकड़ में आ जाता है। देखो भैया, अब आपको पता तो होना चाहिए ADHD आखिर बीमारी क्या है, कौन सा विकार है। मूल ADHD लक्षणों के लिए एंटीसाइकोटिक प्रथम विकल्प है? नहीं, गलत है। केवल आहार निवर्तन से मूल कमियां नियमित रूप से ठीक हो जाती हैं? गलत बात है, ADHD का संबंध इससे है ही नहीं। बहुआयामी योजना होती है। मूल लक्षणों हेतु उत्तेजक दवा प्लस अभिभावक व्यवहार प्रशिक्षण प्लस कक्षा सहयोग, टोकन अर्थव्यवस्था, डेली रिपोर्ट कार्ड, ये सब। हाँ, ADHD में लक्षणों व कार्यक्षमता दोनों को बेहतर करना है, तो इन सब पर आपको फोकस करना पड़ेगा।
केवल परामर्श बिना संरचना के, बिना योजना के देना गलत हो जाएगा। आंसर क्या हो गया भैया? सी हो गया है। देखो, सर्वोत्तम परिणाम प्राय बहुआयामी दृष्टि से मिलते हैं। उत्तेजक दवाएं मूल, ठीक है ना, असावधानी, अति सक्रियता, आवेगशीलता को घटाती हैं, ठीक है ना, अभिभावक प्रशिक्षण और कक्षा आधारित रणनीतियां कार्यात्मक शैक्षणिक व सामाजिक सुधार सुनिश्चित करती हैं। बिल्कुल सही बात है। अरे भाई सीधी सी बात है ना, जहां पर आपको लिखा है कि अभिभावक और का जो प्रशिक्षण होता है ना, वो बच्चों में कक्षा आधारित रणनीतियों, उनकी कार्य प्रणाली, उनकी शैक्षणिक क्षमताएं, उनकी सामाजिक सुधार, सामाजिक सेंसेस की कार्य प्रणाली, उन आदि को सुनिश्चित करते हैं। और सच बात है, एक बच्चा है ना, वो अपने माता पिता से सामाजिक संस्कार लेकर आता है, कोई डाउट नहीं है। वो अपने अभी, भाई उसकी माँ उसकी पहली गुरु है, परिवार रूपी विद्यालय की प्रथम शिक्षिका उसकी उसकी माँ है, ठीक है ना। यही बात हमको ध्यान देनी चाहिए, इसलिए इसका बेस्ट आंसर परफेक्ट सी हो जाएगा, बाकी तो वैसे ही गलत है। भाई एंटीसाइकोटिक दवाएं जो है ना, वो चिड़चिड़ेपन के लिए, आक्रामकता जैसे सह लक्षणों में कभी कभी दी जाती हैं, एडीएचडी के लक्षणों में नहीं दी जाती, गलत हो जाएगा। आहार परिवर्तन कुछ बच्चों में सीमित लाभ दे सकता है, ऐसा नहीं है नहीं दे सकता, लेकिन उन्हें सार्वभौमिक प्रथम रेखा उपचार नहीं माना जा सकता। ऐसा नहीं है कि एडीएचडी के बच्चों को, जो एडीएचडी के शिकार हैं, उनको आप आहार परिवर्तन की सलाह दे रहे हो, उससे कुछ लाभ हो सकता है कि भैया खाना पीना तुम्हारा चेंज करो, वो गड़बड़ है, इसलिए तुम्हारा एडीएचडी के तुम शिकार हो, ठीक है ना, वो कुछ हद तक सब सक्सेस हो सकता है, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है ना। बिना संरचना का परामर्श तो वैसे ही गलत हो जाएगा, कोई योजना ही नहीं है तुम्हारी। अगला प्रश्न पढ़ो भाई। एडीएचडी के लिए साक्ष्य आधारित शैक्षणिक सहयोग से सबसे अधिक संगत कौन सी कक्षा रणनीति? ये तो सरल वाला प्रश्न हो गया। भाई चलिएगा, वो तो यसी का है। हाँ, विशिष्ट लक्षणों वाला डेली रिपोर्ट कार्ड, बार बार प्रतिपुष्टि तथा घर स्कूल का समन्वय, ठीक है, चलो ठीक है। अकादमिक समय बढ़ाने तो अवकाश समाप्त करना, लंबे बिना विराम के व्याख्यान और विलंबित प्रतिपुष्टि, गलत हो जाएगा। भाई आपसे पूछा एडीएचडी के लिए साक्ष्य आधारित शैक्षणिक सहयोग से सबसे अधिक संगत कौन सी कक्षा रणनीति है? कार्य से भटकने पर समूह दंड, क्या करोगे आखिर, क्या होगा आखिर? आसान क्वेश्चन है भैया। ऐसा होता है कि हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को जब भी वो स्कूल सिचुएशंस में, स्कूल परिस्थिति में होते हैं, तो हम उनके सही कार्य पर तुरंत हमें प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। आज टेस्ट भी है क्या? टेस्ट तो डेली होता है ना। अच्छा, हाँ एक बात विशेष सुन लीजिए भैया, यूपी पीजीटी वाले बच्चों का टेस्ट, क्योंकि अब एग्जाम एक्सटेंड हो गया है, तो उनका हर मंडे को है 4 बजे, हर मंडे को यूपी पीजीटी का टेस्ट होगा। अब वापस उसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया हम लोगों ने। एस्टेट के टेस्ट पेपर्स मेरे बच्चों को सारे दिए जा चुके हैं, उनको तूफानी तरीके से रिपीट कर डालो, और बाकी जो शेड्यूल है वो चल ही रहा है, अच्छे से आप पढ़ते जाओ, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने किसी भी मित्र दोस्त प्यारे बच्चों को आप सेशन के बारे में जरूर अच्छे से बताएं, मस्ती के साथ पढ़ें, झूम झूम कर पढ़ें। देखो भैया,
इसी में लक्ष्यों की स्पष्टता, त्वरित प्रतिपुष्टि तथा घर स्कूल तालमेल से व्यवहार और शैक्षणिक निष्पादन में मापनीय सुधार मिलते हैं। यह एडीएचडी के लिए प्रामाणिक कक्षा आधारित रणनीति है। यही तो बेस्ट रणनीति है, बेस्ट से बेस्ट। ठीक है भाई। हाँ भाई, सिंपल सी बात है, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट डीआरसी सर स्टेट में बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अवकाश हटाने से आत्मनियमन और ध्यान स्थिरता बिगड़ सकते हैं, उल्टा उल्टा हो जाएगा। लंबे अविराम सत्र एडीएचडी में कार्य स्मृति ध्यान की सीमाओं के प्रतिकूल चले जाएंगे। ठीक है ना। समूह दंड से कलंक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। गजब का क्वेश्चन था और ए आंसर इसका बेस्ट हो गया, परफेक्ट हो गया। तो प्यारे मित्रों, दोस्तों, भावी शिक्षकों, तो आज की क्लास को यहीं पर हम विराम देते हैं। तो ये सेशन हमारा पूरा हो जाता है। इसके अलावा भी ऐसा नहीं है, इस पीडीएफ में आपको 10 से 15 क्वेश्चन एडिशनल और साथ साथ डेली मिलते हैं, उनको भी जरूर पढ़ा करो फुली एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।